चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे विशाल साम्राज्य की जिसने अंग्रेजों के आने से ठीक पहले लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया था, लेकिन फिर भी दुनिया के इतिहास में इसे अक्सर भुला दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की। आइए आज इसके बनने और बिखरने की पूरी कहानी को समझते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। 18वीं सदी में जब ये साम्राज्य अपने चरम पर था तो इसका कंट्रोल 25 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके पर था। ये लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का 1/3 हिस्सा है। ये सिर्फ कोई राज्य नहीं था, ये वाकई एक सुपर पावर था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी ताकत बनी कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, ये फिर इतनी जल्दी विश्व पटल से गायब कैसे हो गई? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 17वीं शताब्दी में एक दूरदर्शी लीडर से, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती दी थी। शिवाजी का एक सपना था, एक विजन था, और वो था हिंदवी स्वराज्य। इसका मतलब था एक आजाद राज्य की स्थापना जहां लोगों का अपना शासन हो। बस इसी एक आइडिया ने उनके फॉलोअर्स में एक नई जान फूंक दी और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, शिवाजी की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अष्टप्रधान नाम का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाया जिसमें 8 मंत्री होते थे, और इसमें सबसे खास पद था पेशवा का, यानी प्रधानमंत्री। ये पद आगे चलकर साम्राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा अहम साबित हुआ। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। शिवाजी के बाद जब उनके वंशज थोड़े कमजोर पड़े तो साम्राज्य की असली ताकत राजा के हाथ से निकलकर धीरे धीरे वंशानुगत प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में आ गई। तो अब पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल चुके थे। छत्रपति यानी राजा अब सिर्फ नाम के शासक रह गए थे और असली सरकार पुणे में बैठे पेशवा चला रहे थे। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बदलाव था। पर हाँ, ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। 1674 में जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, वहां से लेकर 1749 तक जब पेशवा असल में रूलर बने, ये पावर शिफ्ट होने में लगभग 1 सदी लग गई। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि पेशवाओं के दौर में साम्राज्य का स्ट्रक्चर कैसा था। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसी में उनकी ताकत और उनकी कमजोरी दोनों छिपी थीं। इसे समझने के लिए महासंघ या कॉन्फेडरेसी शब्द को समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि ये बहुत ताकतवर परिवारों का एक गठबंधन था। हर परिवार अपने इलाके का राजा था, लेकिन वो सब एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी पेशवा को रिपोर्ट करते थे। और ये थे वो बड़े खिलाड़ी, वो ताकतवर मराठा परिवार, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। इन सब ने अपने अपने बड़े इलाके बनाए। इन्होंने पेशवा की लीडरशिप को तो माना, लेकिन साथ ही साथ पूरे भारत में साम्राज्य को तेजी से फैलाया भी। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब भारत की सबसे बड़ी ताकत मराठा एक नई और उभरती हुई ताकत से टकराती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये भारत के भविष्य के लिए थी। इन 3 जंगों ने सब कुछ तय कर दिया। पहली जंग में तो मराठों का पलड़ा भारी रहा और लगभग 20 साल तक शांति रही, लेकिन दूसरी जंग तक आते आते उनकी आपसी फूट ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। और तीसरी और आखिरी जंग ने इस कहानी पर पर्दा डाल दिया। सिर्फ 40 साल के अंदर सत्ता मराठों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के पास चली गई। और बस 1818 में आखिरी पेशवा ने हार मान ली। भारत की आखिरी बड़ी देसी ताकत खत्म हो चुकी थी। ये भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े युग का अंत था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक सुपर पावर जो लगभग पूरे भारत पर राज कर रही थी, वो इस तरह ढह कैसे गई? चलिए इसके पीछे के मुख्य कारणों को देखते हैं। इसका जवाब ना इस टेबल में छिपा है। देखिए, एक तरफ थे मराठा जो आपस में ही लड़ रहे थे, एक दूसरे से जलते थे, एक नाजुक गठबंधन। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिनकी एक सेंट्रलाइज्ड कमांड थी, बेहतर डिप्लोमेसी थी और एक मजबूत इकोनॉमी थी। सीधी सी बात है, मराठों की आपसी फूट ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सुनिए उनके सबसे बड़े दुश्मन
आर्थर वेलेस्ली ने क्या कहा था। ये वही वेलेस्ली हैं जिन्होंने बाद में नेपोलियन को हराया था। वो खुद मानते हैं कि मराठा सैनिक किसी भी यूरोपियन सैनिक जितने ही काबिल थे, लेकिन उनका नेतृत्व खराब था। मतलब समस्या सैनिकों में नहीं, सरदारों की एकता में थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि मराठों के पतन से एक पावर वैक्यूम बना, एक खाली जगह जिसे अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भर दिया, और इसी के साथ भारत में लगभग 150 साल लंबे ब्रिटिश राज का रास्ता साफ हो गया। और आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या होता अगर वो सभी मराठा सरदार अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर एकजुट हो जाते। सोचिए, शायद भारत का इतिहास कुछ और